कैलाश बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे। वह ऑफिस के लिए निकले तो दो बातें करूं। जैसे रोहन कमरे से निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा। बेटा रोहन, क्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो? रोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे दोबारा हिचकिचाते हुए बोले, वे मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि एक बार बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रोहन चीखते हुए बोला, पापा जूते मोजे पहनकर सोने तो नहीं जाऊंगा। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है। दिन भर घर में बैठूं और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हैं कि तैयार हो रहा हूँ तो ऑफिस ही जाऊंगा, और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। वे ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ, तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। वह मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए दो शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती थी तो लगा देती थी, और वह शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से कैलाश बाबू की बहू नीलम आई और बोली, बाबूजी आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि यह जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दूं। बात तो तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप शेर बने घूमते थे, अब क्या हो गया आपको? आप क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि जो दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर सबके शर्ट के बटन लगाती रहूं। कैलाश बाबू बोले, बहू सही कह रही हो। वह घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। कमला के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया हूँ। और वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। रोहन बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा शुरू मत कर देना। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहनो, और पर कम से कम ताने तो मत दो। याद है ना, जब बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो कहते थे, क्या जरूरत है माँ, तुम्हारी बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वे हैरानी से बोले, वह क्या बेटा? रोहन नीलम से बोला, नीलम मेरे कितनी शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहन कर जाने के लायक नहीं है। ऐसा करो, उसमें से दो शर्ट निकाल कर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए दो शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। इतना कहकर रोहन ऑफिस चला गया। जाते ही नीलम बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी ये नहीं बताया था? मुझे तो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। इतना सुनकर नीलम वहां से चली गई। दोपहर में कैलाश बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जा रहे थे। नीलम बोली, बाबूजी कहाँ चले? वह पलट कर देखने लगे। नीलम बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भरकर नहीं रखते हैं। अब शाम में अगर कोई मेहमान आए तो मैं क्या करूँगी? पानी लाने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी ले लेते हो उतना ही भरकर फ्रिज में भी रख दीजिए। कैलाश बाबू चुपचाप एक बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख दिए और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। पत्नी को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हाल चाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना दो बात सुने पानी भी नसीब नहीं होता था। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? कैलाश बाबू को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही कैलाश बाबू छोटे बच्चों की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, नीलम आई और उनकी तरफ दो शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये दोनों शर्ट रख लीजिए, और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिएगा। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे यह सब काम नहीं होगा। कैलाश बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी पर टांग दिए और दूसरे को पहनकर बाहर पार्क में
अपने जैसे कुछ बूढ़े व्यक्तियों के पास बैठने चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र मानसिंह बाबू बैठे थे। बातों ही बातों में वह बोले, कैलाश बाबू, यह शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज वह मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को यह रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसीलिए ये शर्ट मुझे याद है। कैलाश बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, मानसिंह, अब क्या बताऊं? बेटा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नए शर्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज ऑफिस जाते हो और 2-3 महीनों में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसा बर्बाद करना? और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ, पता है आपको। मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना। इतना कहकर वह बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौट कर आए और शर्ट खोल कर दूसरी खुंटी पर टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिया। थोड़ी देर बाद बेटा ऑफिस से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वही कैलाश बाबू भी थोड़ी दूर कुर्सी पर बैठे थे। नीलम चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीजें आपको हजम नहीं होंगी, इसीलिए आपको पकौड़े नहीं दिए। इतना कहकर वे पति के पास जाकर बैठ गई। रोहन कैलाश बाबू की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी, नीलम ने आपको शर्ट नहीं दी? कैलाश बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दे दिया है। रोहन बोला, फिर पहना क्यों नहीं है? कैलाश बाबू बोले, आज ही पहन कर नीचे गया था, पर बेटा बोल क्या हुआ? शर्ट फट गई, कुछ दाग लगा दिया? तभी नीलम बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वह कितनी महंगी शर्ट थी? महीनों से पहन रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे साहब कि वह पुरानी शर्ट दे दीजिएगा, पर मैंने उसे ना देकर आपको दिया। और आप हैं कि? रोहन बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत लापरवाह हो गए हैं। मैं सोचा था गांव से यहाँ आपको लाकर रख लूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो, यह आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप इसकी परेशानी बढ़ाते हैं। कैलाश बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्ट ना तो फटी है ना दाग लगा है। वह क्या है कि मैं उसे पहनकर नीचे गया था। मानसिंह बाबू ने वह शर्ट देखी और बोले कि यह शर्ट आपका बेटा पहना था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आए, इसीलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। रोहन बोला, क्या ज़रूरी था आपको वह शर्ट पहनकर मानसिंह अंकल के से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहनकर जाऊं, लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। और कितना भी कर लो, आप किसान के किसान ही रहेंगे, मिट्टी में पले बढ़े हैं, शहर के तो तरीके कहाँ से सीखेंगे? इतना कहकर रोहन उठकर चला गया। नीलम बोली, बाबूजी, आज अपने उनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में रहिएगा, मैं आपको खाना वहीं दे दूंगी। कैलाश बाबू बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन नीलम फोन पर अपनी माँ से कैलाश बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ जी की जगह अगर बाबू चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, इससे अच्छे तो यह गांव में ही रहते। कैलाश बाबू चुपचाप सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी कामवाली बाई आई, बोली, बाबूजी, कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती? कैलाश बाबू बोले, सीताबाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़ कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूँ बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता।
क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? सीताबाई बोली, बाबूजी वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? कैलाश बाबू जल्दी से अपनी कमीज लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल कर रखा हूँ, क्या तुम इसे टाक दोगी? सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप तो बिल्कुल मुरझा गए हैं। क्या करोगे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है, पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। कैलाश बाबू बोले, क्या मतलब? सीताबाई बोली, मेरे सास ससुर को देख लो। मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज मेरा पति गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर को पता था उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं सकते। कैलाश बाबू बोले, फिर क्या क्या तुम्हारे ससुर ने? सीताबाई हंसकर बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी और बोले, मेरा घर खाली करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है, इतना खर्चे में एक बाई लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। कैलाश बाबू आश्चर्य से सीताबाई को देखते रहे और बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या कहा? सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्च नहीं होता? अरे इतने पैसे तो मैं तो कितने माँ बाप को खिला सकते हैं। वह दिन था और आज का दिन है। मेरे पति ने उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। लो बाबूजी, आपका शर्ट हो गया तैयार। कैलाश बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो बोले, सीताबाई एक बार बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? सीताबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो यह हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बाबा, ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई में से अगर मैं बुढ़ापे तक का काट सकती हूँ तो क्या बच्चों को बोझ बनूंगी? जो मेरा है वो जीते जिंदगी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर में अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वे चली गई। सीताबाई उसकी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शा वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले मुझे पेंशन नहीं मिलती, पर यह घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, क्या बात होगी? फिर कोई फरमाइश होगी? रोहन बोला, बाबूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं। इससे बेहतर तो आप गांव में ही किसानी करते थे। मेरी गलती थी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। कैलाश बाबू बोले, हाँ बेटा, बोझ क्यों लगती माँ, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। नीलम खुश हो गई तो कैलाश बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊंगा, तो सोचता हूँ कि इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू करूँ। नीलम बोली, बाबूजी यह तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं? वे हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर, ये घर मैंने अपनी जमीन बेचकर और कुछ पर लोन लेकर अपने नाम पर खरीदा था। तो तुम्हारा कैसे हुआ? रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, फिर झेली जरूर है। नीलम रोहन को देखने लगी। वह बोली, बाबूजी आपको ये सब करके क्या मिलेगा? आखिर किसने आपके कान भरे हैं? वे बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, और एक बात कह दूं, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता, पर एक किसान था, पसीने की कमाई
खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो तुम नई शर्ट और टाई पहन कर जाते हो, कभी सोचा है इस मिट्टी और पसीने की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो? मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करनी होगी और कुछ पैसे चाहिए जो कि अब मेरे पास नहीं है। तो इस घर को बेचकर तुम्हें 2 कमरे के घर के लिए पैसे दे दूँगा और बाकी के पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है ज़िंदगी फिर से शुरू करने की। कैलाश बाबू बोले, देख लो, सीताबाई को एक घर में काम छूटता है, फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी को कहकर 1 हफ्ते के बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर कैलाश बाबू अपने कमरे में चले गए। रोहन और नीलम को जोर से झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। कैलाश बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वे अपने निर्णय पर अड़े रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने चाहा, मकान को बेच दिया, बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस गांव चले गए। बेटे को परिवार लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहना पड़ा। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़ता, माफ़ी मांगता, पर कैलाश बाबू उन्हें ये कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते ज़िंदगी मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, आखिर ऐसा एक समय पर वह कठोर क्यों हो जाते हैं? अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल हम अपने बच्चों की तरह करें तो उसमें क्या बुराई है? और अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं तो उनसे कुछ मांगने का हक भी नहीं रखते हैं। क्या कैलाश बाबू ने सही किया और उनका फैसला सही था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ।